हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम DDA JEE के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए सर्वेइंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो है सर्वेइंग पर और DDA JEE 2022 के लिए। ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल है और किस तरह के क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन of different features on the earth surface of earth or beneath the surface of earth by means of measurement of distances, directions and elevation is called as। देखिए, ये बेसिक जो है ये आपसे पूछा है, सर्वे की डेफिनेशन है। एक्चुअली ये क्या है, सर्वे की डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि उस आर्ट को आप क्या बोलेंगे, उस साइंस को आप क्या बोलेंगे जिससे आप अर्थ की सरफेस पर या अर्थ के सरफेस के नीचे किसी भी फिजिकल फीचर का या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकें। अब वो पोजीशन एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव पोजीशन भी हो सकती है, और किसकी मदद से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस से, डायरेक्शन से और एलिवेशन से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस आर्ट को हम बोलते हैं सर्वेइंग। क्या बोलते हैं इसको हम? सर्वेइंग। एस्ट्रोनॉमी जो होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, वो हेवनली बॉडीज़ के सर्वे से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से लेवलिंग जो है, लेवलिंग दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो उनके बीच में एलिवेशन डिफरेंस है उनको फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको हम लेवलिंग बोलते हैं। इसी तरीके से जियोइड्सी, अगर हम बात करते हैं यहाँ अर्थ की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस कंसिडरेशन में लेंगे। बट जो प्रोसेस जो आपसे पूछी है, जो आर्ट पूछा है, वो किसकी डेफिनेशन है? वो एक्चुअली सर्वेइंग की डेफिनेशन है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सर्वेइंग। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डेफिनेशन से ही पूछा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैलेंसिंग कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए थियोडोलाइट ट्रैवर्स। देखो, पहली बात, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स, और इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली किसी लाइन के जो फॉरवर्ड पॉइंट है उसके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स उस लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स होते हैं। तो अगर किसी ट्रैवर्स में क्लोजिंग एरर है तो उसको अगर आपको बैलेंस करना है, उस क्लोजिंग एरर को अगर आपको बैलेंस करना है, तो क्लोजिंग एरर को बैलेंस करने का मतलब ये है कि ट्रैवर्स ग्राउंड पर तो क्लोज है, लेकिन जब आपने मेजरमेंट्स लिए तो इस वजह से वो मेजरमेंट्स के, जब आप मेजरमेंट्स लेके जब उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे, तो वो क्लोज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आपके जो मेजरमेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई एरर है। अब आप इन एरर्स को, इस एरर को जो आपको रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। अब या तो आप दोबारा जो है मेजरमेंट्स लीजिए, या फिर आप उसी जगह पर जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको एडजस्ट कीजिए, जिससे ट्रैवर्स क्लोज भी हो जाए और उसकी ज्योमेट्री भी प्रिजर्व रहे। जिस तरह का वो फील्ड पे है उसी तरह का वो ड्राइंग पर भी बन के आए। तो कौन सा मेथड नहीं है? एक्सिस मेथड होता है, बिल्कुल जी हाँ, एक्सिस मेथड होता है बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स के लिए। बोर्डिच मेथड भी होता है, ट्रांजिट मेथड भी होता है, लेकिन सिम्पसन जो मेथड है ये एक्चुअली एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने में आपके काम आता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिम्पसन मेथड। ठीक है, तो केवल नाम पूछा है, उसके अंदर की डिटेल भी नहीं पूछी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सा नहीं है? देखो, यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, यही परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ये उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आ जाता है। बाकी एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स, बिल्कुल वर्टिकल सर्कल के इंडेक्स को अगर आप सेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, अगर इसमें कोई खराबी है तो उसको आप अगर सही करते हैं तो उसको परमानेंट एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल के जो एडजस्टमेंट है वो भी आपके परमानेंट एडजस्टमेंट में आते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई खराबी है, कोई खराबी और उसको आपको ठीक करना है तो वो क्या कहलाएगा? परमानेंट एडजस्टमेंट। लेकिन जो पैरेलैक्स है ये तो एक टेम्परेरी एक प्रॉब्लम है, उसको आप लेवलिंग फोकसिंग स्क्रूज हैं उनको फोकस करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उनकी कैटेगरी में आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। द साइट taken on a leveling staff held at a point of unknown elevation। देखो, एक डिफरेंशियल लेवलिंग का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमको इस पॉइंट ए का RL फाइंड आउट करना है और दूसरा पॉइंट जो है मेरे पास स्टेशन जो है वो बेंचमार्क।
बेंचमार्क वो स्टेशन है जिसका रिड्यूस लेवल आपको पहले से पता होता है जब आप लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है द साइट टेकन ऑन ए लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एट ए पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन, मतलब ए पर रखा हुआ है तो यहाँ पर कौन सी साइट ली गई है ये पूछा गया है। अगर इसमें इंटरमीडिएट साइट होती तब भी हम कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ तो चेंज पॉइंट, फोर साइड, बैक साइड, स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पहले एक बार समझ लेते हैं, एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अननोन एलिवेशन टू असरटेन द अमाउंट बाय विच द पॉइंट इज अबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एज, मतलब यहाँ से ये असरटेन करने के लिए कि भाई जो पॉइंट है वो उस लाइन से या लाइन ऑफ साइट से कितना ऊपर और कितना नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि अननोन एलिवेशन वाले पॉइंट के या उस स्टेशन से जो हम रीडिंग ले रहे हैं, जो साइटिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये होती है नोन एलिवेशन पॉइंट पर जो आप साइटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं बैक साइट, और उस पॉइंट को बोलते हैं बेंचमार्क जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता हो। इसके बाद में आप जो जिस पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पर जो साइटिंग की है, जो रीडिंग ली है, उसको हम बोलते हैं फोर साइट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर साइट। बाकी बैक साइड चेंज पॉइंट क्या होता है, वो स्टाफ स्टेशन जिसके बाद में हम इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और इस स्टाफ स्टेशन पर दोनों रीडिंग एक साथ ली जाती हैं, फोर साइड भी होती है और बैक साइड भी होती है। पहले फोर साइड लेते हैं और उसके बाद बैक साइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको स्टाफ ए या स्टेशन ए के बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है तो आप फोर साइड तो पहले ले चुके हैं, अब दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप फिर से यहाँ से बैक साइड लेंगे, तो यहाँ स्टेशन ए फिर आपके लिए चेंज पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही स्टेशन क्या होता है, स्टेशन लेवलिंग में दो पॉइंट है हमारे पास में, एक जहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और एक जहां पर स्टाफ रखा हुआ है। तो जहां पर स्टाफ रखा होता है उसी को हम बोलते हैं स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, स्टेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर साइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्वेइंग नॉट सुटेबल, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो चेन सर्वे है किस साइट पे, किस तरह के एरिया में सुटेबल नहीं है। तो फैक्ट्री साइट, अंडुलेटिंग एरिया, फेयरली लेवल्ड ग्राउंड और स्मॉल एरियाज। तो अंडुलेटिंग साइट्स पे या अंडुलेटिंग एरियाज में चेन सर्वे सुटेबल नहीं होता है, एरर ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑपरेशन इन सेटिंग अप ए प्लेन टेबल फॉर सर्वेइंग, मतलब अगर आप प्लेन टेबल को साइट पर सेट करते हैं, उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस एडजस्टमेंट में और उसके ऑपरेशन में, ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन हम नहीं करते हैं। साइटिंग द ग्राउंड स्टेशन, बिल्कुल स्टेशंस को हम तो साइट करते ही हैं प्लेन टेबल में। सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल को लगाना। फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल ऑन ए ट्राइपॉड, ये भी बिल्कुल आता है। एंड लास्ट जो हम ऑप्शन बी है उसको पढ़िए आप एक बार, मेजरिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना, ये हमारे प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा कोई इसका रोल नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई जब आप प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो आप कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, तो हम साइटिंग भी करते हैं, हम प्लेन टेबल को सेट भी करते हैं, उसको ट्राइपॉड पर भी लगाते हैं, लेकिन हम आसपास के टेम्परेचर को मेजर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन जो है आपके प्रोसीजर से पूछे जा रहे हैं, आपके प्रिंसिपल से पूछे जा रहे हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा है, लेकिन आपको एक बार अच्छे से पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, देखो कंटूरिंग के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो कंटूर्स हैं हम ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड ही ड्रॉ कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम पॉइंट्स को पेपर में मार्क करते हैं और फिर इंटरपोलेशन से हम इन लाइंस को मैच कर देते हैं, इन लाइंस को इस तरह से मैच कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के एडवांटेज एक्चुअली क्या है कि एक तो ये फास्ट है, क्विक मेथड है, बहुत बड़े एरिया में हम इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि फील्ड पर जा जा के हर एक पॉइंट को मार्क करके और फिर फील्ड पे ही ट्रेस आउट करना ही कंटूर को, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो आपके स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल हो जाएगा, हालांकि डायरेक्ट मेथड की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी।
वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, तो ये लार्ज एरिया में सूटेबल रहेंगे और इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इनडायरेक्ट मेथड का कौन सा इनमें से एडवांटेज नहीं है। कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज़ ए क्विक मेथड, बिल्कुल। वेरी एक्यूरेट, नहीं, ये एक्यूरेट तो नहीं है। वेरी चीप, बिल्कुल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, कुछ ही सिलेक्टेड पॉइंट्स को आप पेपर पर ड्रॉ करके और फिर इंटरपोलेशन से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नाउ द वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट निडल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज रेफर्ड एज। देखो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है अपने आप को उस जगह के मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये क्या है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और मान के चलिए उस जगह पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द निडल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में एक एंगल बन रहा है और इस एंगल को बोलते हैं डिप एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, डिप एंगल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिप एंगल, ठीक है। डिप एंगल से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पोल्स पर जो डिप एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री, जबकि इक्वेटर पे डिप एंगल जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। वैसे ही सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को, सॉरी सेम डिप वाले पॉइंट्स को अगर हम किसी इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं तो जो लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे आइसोक्लिनिक लाइन। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिक लाइन। सेम डिप वाले पॉइंट को अगर किसी इमेजिनरी लाइन से मिला दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे आइसोक्लिनिक लाइन, और अगर 0 डिप वाले पॉइंट को, इसको हम बोलेंगे एक्लिनिक लाइन, इसको हम बोलेंगे एक्लिनिक लाइन। फॉर एग्जांपल जो इक्वेटर है, इक्वेटर के हर एक पॉइंट पर डिप एंगल क्या है 0 है, तो अगर इक्वेटर को हम इमेजिनरी लाइन कंसीडर करके मिलाए हैं तो वहां पर जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे हम एक्लिनिक लाइन। चलिए, so normally a geodetic survey is performed if the area to be surveyed is beyond x square meter, x square kilometer where x is। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूछा है आप जियोडेटिक सर्वे कब अडॉप्ट करेंगे, जब एरर ज़्यादा होने लग जाएगी एरिया मेजरमेंट में, और इसकी लिमिटेशंस है कि अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हम जियोडेटिक सर्वे यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम प्लेन सर्वे भी इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया कई बार एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। चलिए, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन ए कर्व द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स इज कॉल्ड एज। देखो यहाँ पर कर्व है ये, और ये दो टेंजेंट्स हैं, बैक टेंजेंट्स, फॉरवर्ड टेंजेंट, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एंगल हमसे पूछा है। तो डिग्री ऑफ कर्व, ऑब्ट्यूज एंगल, इंटरनल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। देखो एक्चुअली जो कर्व का हम एंगल भी डिनोट करते हैं वो होता है ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल V। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल। सो दैट गाइज दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस, और आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।